हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मेरे पता चल गया। रितिका, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। तो मैंने उसमें और नोट्स डाले थे बेटा, हैंडआउट्स में आपने देखा? वो नहीं ड्राइव, मैम, मैं गूगल ड्राइव पे मैंने 2 और डाल दिए हैं, वो भी देख लेना आप ना। अच्छा, सो रितिका की कोई क्वेरी है आज कि नहीं है? नो मैम। अच्छा, कोई क्वेरी नहीं, ठीक है। सो आज आप बताओ रितिका, आज मैं आपको एक बार सिलेबस हम ओपन करते हैं, और उसके बाद क्योंकि जो हमारे सिलेबस तो अब हो गया है, एंड वी कैन डू रिविजन वर्क इफ पॉसिबल। तो मैम एक बार अपना आपके अकाउंट्स की तैयारी कैसी चल रही है रितिका? मैम भी बस चल रही है ठीक ठाक से। ठीक ठाक से चल रही है? उसमें बेटा मैंने देखा, इसे जब मैंने बनाया था आपका पूरा हैंडआउट्स वगैरह, उसमें फोर्थ मॉड्यूल तो पूरा ही थ्योरी है, एंड फर्स्ट मॉड्यूल भी कुछ कुछ, तो अभी मुझसे मैम मैं का फर्स्ट ही कर सेक्टर। रही हूँ। हाँ बेटा। अभी तो मैं फर्स्ट पे ही हूँ। उसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है ना, हाँ अभी मैं वो कर रही हूँ। रितिका, मैं एक चीज समझाऊं, ये चीजें सब बच्चों को भी समझाना चाह रही थी, पर वही है ना कि बच्चे आते तो है नहीं बेटा। मेरे को ये भी लग रहा है, अब देखो, ऑब्वियसली अकाउंट्स है, अकाउंट्स जो है वो पूरा न्यूमेरिकल ही होता है, दैट इज ट्रू। बट ये भी आप ध्यान रखना कि आपको बैलेंस बनाना है बिटवीन थ्योरी एंड न्यूमेरिकल। ऐसा ना हो कि आप लोग न्यूमेरिकल 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 की प्रैक्टिस करते रहें, मतलब वो करो, ऑब्वियसली दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, बट उसके बीच में कहीं थ्योरी को निग्लेक्ट मत कर देना। कि क्योंकि मुझे हो जहां जाएगा। तक आइडिया है कि वो प्रोपोर्शनेट में आएगा, थ्योरी और न्यूमेरिकल, बिकॉज आई थिंक बीटीटीएम के स्टूडेंट्स के लिए इतना हार्डकोर न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। हाँ, बीबीए या और कॉमर्स के स्टूडेंट्स का होता तो ऑब्वियसली सारा वही आता, बट इसमें मेरे को लगता है कि बैलेंस करके ही पेपर डलेगा, तो दोनों चीजों को ध्यान में रखना बेटा, ठीक है? यस मैम। हम्म। तो अब मैं बात कर रही थी आपसे सिलेबस की। Let me share my screen first. रितिका, ये आपको वर्ड आउट दिख रहा है ना, हैंडआउट्स का? यस मैम। अच्छा, सिलेबस का, सॉरी, हैंडआउट का नहीं, सिलेबस का। तो अकाउंट्स को तो हम रहने देते हैं। टूरिज्म प्रमोशन में इसमें तो हमारा वो तो वैसे सारा गया है, बट इसमें से अगर हम देखो, वैसे हमारे पास थ्री, वी जस्ट हैव 3 days लेफ्ट, और उसके बाद 18 को और 20 को तो आपके एग्जाम्स हैं, और आफ्टरवर्ड्स आपको प्रेपरेटरी हॉलीडेज भी हो जाएंगी, बट लेट्स सी कि यूनिवर्सिटी की डेट, यूनिवर्सिटी का आपकी डेट शीट किस तरह से आती है, तो उस हिसाब से हम देखते हैं। अ, ये इसमें मुझे कुछ उतना नहीं लग रहा, रिसर्च का आप कर ही रहे हैं अपनी रिपोर्ट का। हम्म
ये मैं आपको एक बार बताना चाहूंगी फिर से, वैसे तो तब भी हमने बात की थी कि इसको आपने किस तरह से करना है, तो इस पे आज हम थोड़ी बात कर लेते हैं आउटबाउंड टूरिज्म पे, ताकि एक बार आपको फिर से पता चल जाए। मैं इसका आपको हैंडआउट्स जो है ना वो ओपन करके दिखाती हूँ। लेट्स जस्ट टॉक ऑन टू दिस। कोई ऐसा टॉपिक है रितिका, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो या कोई मिसिंग लग रहा हो? रितिका? नो मैम। अच्छा, ठीक है बेटा। तो let मुझे बताना है कुछ आपको इसमें कि आपने किस तरह से इसको प्रिपेयर करना है, तो आई लेट यू नो। ये रितिका आपको गूगल ड्राइव पे ये सब्जेक्ट मैंने डाल दिया है, मिल जाएगा 704, जो पहले नहीं डाला था। यस मैम। ये मैं आपको बताऊं, देखो जब आप लोग प्रिपेयर करेंगे, ये मैंने अभी क्यों आपसे डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि मोर और लेस इसके फर्स्ट और सेकंड यूनिट के कुछ टॉपिक्स लगभग सेम है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। जैसे ये जो यूनिट 1 में है जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ आउटबाउंड टूरिज्म, ये जो जनरल सी डेफिनेशंस हैं। देन कॉन्सेप्ट ऑफ आउटबाउंड टूरिज्म, ये भी एनालिसिस ऑफ आउटबाउंड टूरिज्म डिमांड। इसमें हम बेसिकली, इसमें जो आपको मैंने यहाँ पे दिया है दैट इज कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स के प्री कोविड, मतलब कोविड से पहले का सिचुएशन दिया है, बट इसमें कई जगहों पे मेंशन किया गया है कि कोविड के दौरान भी किस तरह से हमारा, ऑब्वियसली कोविड के दौरान तो आउटबाउंड टूरिज्म बिल्कुल खत्म नहीं हो गया, बंद हो गया। तो आपने आंसर में मेंशन तो करना है, बट जो सिनेरियो है वो उससे पहले का दिया हुआ है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जब ये हम एनालिसिस ऑफ आउटबाउंड टूरिज्म डिमांड की बात करते हैं, इसमें मेनली स्टैटिस्टिक्स से आएंगे कि भाई अ, अच्छा पहले आप मुझे बताओ कि आप इस टॉपिक से क्या समझ रहे हैं, दैट एनालिसिस ऑफ आउटबाउंड टूरिज्म डिमांड, व्हाट इज दिस? कि मतलब अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया कि एनालाइज द आउटबाउंड टूरिज्म डिमांड बिफोर एंड पोस्ट कोविड 19, तो इसको आप किस तरह से आंसर करेंगे बेटा? आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन, एंड एनालाइज द डिमांड फॉर आउटबाउंड टूरिज्म फ्रॉम इंडिया before COVID and after COVID. So pre and post COVID-19. If this will be a question, आप मतलब मैं आपसे आंसर नहीं चाह रही, आप ये मत सोचें कि आप मुझे आंसर बताओगे, नहीं वो नहीं चाहिए मुझे। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर ये क्वेश्चन है आप इसको किस तरह से आंसर करोगे, मतलब क्या समझ रहे हो आप इस क्वेश्चन से? मैम इसका मतलब कि जो आउटबाउंड टूरिज्म है, मतलब जो बाहर से लोग इंडिया में आते हैं, उनकी क्या नहीं डिमांड रितिका, ये गलत हो गया बेटा। टूरिज्म आउटबाउंड की है। टूरिज्म क्या होता है बताओ? आउटबाउंड टूरिज्म मतलब जब फॉरेन कंट्री से इंडिया में लोग आते हैं, गलत टूरिस्ट आते हैं, बेटा, नहीं बेटा। वो जब वो बाहर इनबाउंड इंडिया होता है, से वो बाहर जाते इनबाउंड हैं। होता है बेटे, जब बाहर से आपकी कंट्री में लोग आ रहे हैं। वही। आउटबाउंड टूरिज्म हुआ कि इंडिया से बाहर लोग जा रहे हैं, आउट जा रहे हैं, आउट हो गया, इससे याद रखना, आउट मतलब बाहर। तो जब इंडिया से लोग बाहर जा रहे हैं, मतलब जब आप फॉरेन कंट्रीज में ट्रैवल करते हो, तो वो आउटबाउंड टूरिज्म होता है। ठीक है। और ये अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें ना रितिका, जो मैंने इसमें दिए भी हुए हैं आपको अलग अलग जगहों पे, तो डोमेस्टिक टूरिज्म तो खैर सबसे ज्यादा था ही, पर जितने लोग इंडिया में फॉरेनर्स आते हैं उससे ज्यादा इंडियंस बाहर जाते हैं। अगर हम पिछला स्टैट्स देखें और गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स का देखें, उनका रेफरेंस देकर, तो आउटबाउंड टूरिज्म ज्यादा है इंडिया से, बशर्ते कि इनबाउंड टूरिज्म, मतलब फॉरेनर्स कम आते हैं, इंडियन ज्यादा जाते हैं फॉरेनर। एंड ड्यू टू दिस, इसको हम कह सकते हैं ड्यू टू द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, एंड ऑल्सो द जो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट जिसे हम कहते हैं कि
आपने मूवीज में वो शूटिंग्स देखी और उन लोकेशंस देखी एंड यू वांट टू गो देयर। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि उसको देखने के कारण, फिल्म टूरिज्म के कारण भाई वो जाना जाना चाहते हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है बेटा। ऑब्वियसली डिमांड बढ़ी है उसके कारण हमें अवेयरनेस मिलती है। बट यूरोप फॉरेन डेस्टिनेशंस में जाना इतना आसान इसलिए भी हो पाया है, उसके पीछे इसमें मैंने आपको नोट्स में भी इसके रीजंस दिए हैं, बताए हैं। दैट इज बिकॉज के जैसे डिस्पोजेबल इनकम लोगों की बढ़ी है और ग्लोबलाइजेशन होने के कारण जो टूर पैकेजेस हैं फॉरेन कंट्रीज के वो कंपैरेटिवली कम हुए हैं। फ्लाइट टिकट्स कई नेशंस के उसमें जो लो कॉस्ट कैरियर्स आने से उनके फ्लाइट्स टिकट्स के दाम कम हुए हैं कि, और वहाँ पे जो है वो सुविधा है। मतलब जैसे हम होटल्स की बात करें तो हर कैटेगरी के आपको अकोमोडेशंस एंड एवरीथिंग मिलती है। तो मतलब इन सब चीजों की ईज होने के कारण फॉरेन ट्रिप्स इतने ज्यादा डिमांड में आए हैं। जैसा कि मैंने जितना भी स्टडी किया और किया तो वो सब मैंने आपको इन आंसर्स में दिया है। ये कुछ बातें आप अपने दिमाग में रखिएगा। सबसे पहले दिमाग में रखिएगा कि आउटबाउंड टूरिज्म का मतलब है जब कोई इंडिया से बाहर जाता है। हाँ, तो अब आप ये बता रही थी कि एनालाइज ऑफ आउटबाउंड टूरिज्म डिमांड की अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो आप उसमें क्या करेंगे? हाँ बोलो आप। कि मैम जो टूरिस्ट होता है उसकी उस डेस्टिनेशन से मतलब वो जहाँ भी जा रहा है उसकी वहाँ पे क्या डिमांड है, मतलब वो मतलब उसको कैसी टूरिस्ट अट्रैक्शन, मतलब उसको हाँ मतलब हिस्टोरिकल पसंद है हाँ 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 हाँ, शाबाश बेटा, या हिस्टोरिकल पसंद है। आर्किटेक्चरल आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स देखनी है, मतलब उसके हाँ मतलब जैसा कौन सी टूरिस्ट। डेस्टिनेशन डिमांड में है ना, अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड वांट्स। इज दिस सो व्हाट यू वांट टू से? यस मैम। हाँ, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो इसमें जब हम डिमांड की बात करते हैं और जो उसमें, तो उसमें बेसिकली स्टार्ट्स आएंगे बेटे, जो उसमें दिए हुए है कि भाई कौन, इसमें हम ऐसे सिंपल सिर्फ अट्रैक्शंस की बात नहीं कर रहे, बट इसमें हम ये देखेंगे कि प्री कोविड और इवन आगे के समय में तो जो चेंजेस आएंगे, तो प्री कोविड कौन कौन सी कंट्रीज हैं, कौन कौन सी डेस्टिनेशंस हैं जो बहुत डिमांड में थी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन विजिट्स। तो जैसे कुछ कंट्रीज का लिखा है, ऑब्वियसली इसमें फिर यूरोपियन डेस्टिनेशंस का भी जिक्र किया गया है, जापान, थाईलैंड, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो जो मेजर डेस्टिनेशंस थी ना जहाँ पे टूरिज्म ज्यादा था, मतलब जहाँ पे फॉरेनर्स और स्पेशली इंडियंस भी जाना चाहते थे, तो उसका जिक्र किया। तो डिमांड की बात जब भी आएगी तो डिमांड में होगा कि कौन सी डेस्टिनेशन डिमांड में थी फॉर इंडियंस टू गो अब्रॉड एज अ टूरिस्ट। तो उन डेस्टिनेशंस का जिक्र इसमें आ गया। एंड ये मैंने आपको जो बातें बताई हैं कि और ऑब्वियसली डिमांड की जब हम बात करें तो किस तरह का टूरिज्म भी ज्यादा फ्लरिश हुआ जिसके कारण डिमांड बढ़ी, तो ये सारा कुछ इसमें है। अब इसमें मैंने ना इसको मतलब जितना मैं सही समझती थी मैंने वो उसको दिया है। पर मैंने कई चीजें इसको थोड़ी डिटेल में इसलिए दी है क्योंकि जब आप पढ़ेंगे, अगर मैं खुद ही कम लिखूंगी ना बेटा तो क्या होगा कि आपको भी लगेगा बस इतना ही है। मैं थोड़ा ज्यादा अगर आपको दूंगी उसमें से पढ़ के आपको थोड़ा समझ आएगा और आप उसके बाद क्या कहते हैं उसको, चाहे आप अपने हिसाब से कम करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो मैंने जितना मैं समझती थी कि भाई पढ़ के स्टूडेंट्स को ज्यादा समझ आएगा तो मैंने इसमें दिया है। टू द पॉइंट अगर मैं देती तो कई चीजें ऐसी थी जो आपको शायद समझ नहीं भी आती, तो आप इसमें से लाइंस निकाल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है कि आपने इसमें आंसर्स कैसे बनाने हैं। बट मुझे जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इसमें लगी वो मैंने आपको यहाँ पे दी है। उसके बाद तो इसमें आपको एक क्वेश्चन ये भी है कि इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ ग्लोबल आउटबाउंड टूरिज्म, तो इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को बेसिकली मैंने कोविड के हिसाब से डाला है क्योंकि अब जो ट्रेंड्स बनेंगे फॉरेन टूरिस्ट के भी और जो हम देख रहे हैं जो ट्रेंड्स हैं कि ज्यादातर अब लोकल डेस्टिनेशंस होंगी और अगर अब्रॉड भी होंगी तो उनके क्या पैरामीटर्स होंगे पोस्ट कोविड, तो उस हिसाब से हमने इसको बताया है। तो वही जो इमर्जिंग ट्रेंड्स में हम इसमें कोविड रिस्ट्रिक्शंस को देखते हुए बात की गई है। तो ये पॉइंट्स पे आप देख सकते हैं जैसे वैक्सीनेशन का है, मॉडरेट रीबाउंड फॉर आउटबाउंड टूरिज्म,
इसमें जनरली लोग अब अपने बहुत लंबी दूरी की यात्रा है तो ऑब्वियसली कि नहीं है, तो मॉडरेट रीबाउंड में बेसिकली ये बताया गया है कि वैसे तो टूरिज्म नहीं है, बट फिर भी कौन कौन सी डेस्टिनेशन ऐसी हैं जिनमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुई है इन टर्म्स ऑफ टूरिस्ट ट्रैवल इन 2021। तो वो कुछ ये सारे UNWTO के स्टैटिस्टिक्स हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। और उसके बाद जो ट्रैवल ट्रेंड्स की जो मैं बात कर रही थी वो यहाँ पे है। कंज्यूमर डिमांड्स इंक्रीज इन कोविड सेफ्टी नॉर्म्स, ट्रैवल टू गो अलोन, ट्रैवलर काब्स, लोकल एक्सपीरियंस, ये सब अब ज्यादा होंगे। बढ़ गई है, अब होटल्स वगैरह भी ज्यादातर जो है वो आपके रोबोट्स और इस तरह की मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन जिसमें कम से कम हो, वैसी चीजें ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और पहले बहुत कम था, पर अब ये लेटेस्ट अभी जो मैंने सारा स्टडी किया, तो इसीलिए ये आप बच्चों के लिए भी अच्छा है कि अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें इंटरेस्ट है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत कुछ है। जैसे फॉरेन कंट्रीज में अब ये जो रोबोट्स हैं, चैटबॉट्स हैं, ये सब अब कॉमन चीजें होंगी। चैटबॉट्स आप समझते बेटा क्या है? मैम नो मैम? अच्छा, अच्छा, एक छोटा सा मैं आपको इजी एग्जांपल बताती हूँ। जब आप कौन सा बच्चा और आया है, कौन बच्चे ने ज्वाइन किया है, हु इज देयर? बेटा अपना माइक अनम्यूट करके अपना नाम बता दीजिए। अच्छा, चलिए मैं जो भी आए थे, खैर इसका छोटा सा एग्जांपल रितिका अगर मैंने आपको समझाना है, कई बार ऐसा होता है आप कोई वेबसाइट लॉग इन करते हैं तो उसमें साइड में छोटा सा चैट का ऑप्शन अपने आप आ जाता है ना, और वो आपसे पूछते हैं कि डू यू रिक्वायर एनी हेल्प, कैन आई हेल्प यू, एंड यू रिक्वायर सम मोर इन्फॉर्मेशन, ऐसा आता है ना। यस मैम। हाँ, वो चैटबॉट्स हैं वो बेसिकली, पर वो और ये आपकी वेबसाइट्स के चैटबॉट्स हैं ऐसे आजकल ना। एयरलाइंस, होटल्स, ट्रैवल साइट्स, सब लोग इस तरह के चैटबॉट्स यूज करते हैं। ये भी एक तरह का रोबोटिक, और इसपे जो आपसे बात करते हैं ना वो कोई ह्यूमन बींग्स नहीं होते, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के थ्रू रोबोटिक, जो जैसे हमारे को VI's इंफॉर्मेशन होती है ना, जैसे जब हम किसी को कॉल करते हैं तो वहाँ यस मैम। तो बोलते हैं यहाँ जाने के लिए आप डायल कीजिए 1, उसके बाद ये डायल कीजिए, उसके बाद तो वो सारा कुछ क्या है, वो पहले से प्री रिकॉर्डेड है ना, तो वो सिस्टम ही वैसे बोल रहा है। तो उसी हिसाब से जब अभी क्या होता था कि जब भी हम बुक करते थे या कैंसिलेशन करते थे, तो या तो हमारे को ईमेल पे आता था, फिर थोड़ा और एडवांस हुआ तो जी हमारे को मैसेजेस भी आने लगे। अब आजकल क्या है कि आपको कोई भी क्वेरी, स्पेशली कोविड के दौरान ये करा गया है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपको एयरलाइंस की रिजर्वेशन में, या उसके बाद रिजर्वेशन करने के बाद आपको फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो हर एक वेबसाइट्स का अपना एक चैटबॉट होता है, आप उसको इंस्टॉल कर लो और आप कोई भी इंफॉर्मेशन उनसे कभी भी उनसे चैट के थ्रू कर सकते हैं। आपको 24/7 आपको वो हेल्प कर सकता है। तो ये एक एडवांस सिस्टम है जो कि आजकल हर एक ट्रैवल जो फैसिलिटेटर है, चाहे वो होटल से रिलेटेड हो, चाहे एयरलाइन से रिलेटेड हो, चाहे ट्रैवल ट्रेड से रिलेटेड हो, वो इसको यूज कर रहा है। तो ये समझ में आया कि होता क्या है? यस मैम। हाँ, मैं बस सारा पढ़ा नहीं रही है, वो आप देख लेंगे। और जब हमने पहले बात की थी तो उस दौरान भी बात की थी, बस मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि ये आपके हैंडआउट्स में क्या दिया हुआ है और किस तरह से आपने करना है। ओके, बाकी और ट्रेंड्स भी हैं। बी लेजर, ये तो पहले से भी था, अब ज्यादा और हो गया है। बी लेजर समझते हो ना आप रितिका? यस मैम। बी लेजर इज बिजनेस एंड लेजर। और ट्रैवल इंडस्ट्री सस्टेनेबिलिटी की बात ऑब्वियसली हर जगह होती है, और उसके लिए ये एक सर्टिफिकेशन है जो होटल स्पेशली लेते हैं, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिजाइन। ये तो बहुत पहले से भी चलता आ रहा था और अब इसमें और एडवांसमेंट्स हो गई हैं। पहले कुछ लोग करते थे, अब आजकल हर एक होटल ब्रांड जो काफी अच्छा है वो तो ये करता ही है। मतलब वो इको फ्रेंडली चीजें यूज करना, इको फ्रेंडली वे में ऑपरेशन करना, दैट इज द मेन एजेंडा ऑफ होटल्स नाउअडेज।
हाँ, एक ये चीज बड़ी अच्छी है, ये नई एडवांसमेंट हुई है और आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि जैसे अभी हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात कर रहे हैं ना, ऐसे आगे आने वाले समय में इलेक्ट्रिक, और ये कई जगहों पे एक्सपेरिमेंट्स हो भी चुका है, इसलिए मैंने ये फोटो भी लगाई है। इलेक्ट्रिक हेलीकॉप्टर्स और इलेक्ट्रिक प्लेन्स भी आएंगे बेटा। तो ये एयर ट्रैवल गोज मेन स्ट्रीम होने वाला है। इसमें विंग, फिक्स्ड विंग एयरप्लेन्स जो नॉर्मल हमारी फ्लाइट्स होती हैं जिससे जाते हैं, और ई वोल्ट्स में आ गए आपके जितने भी ये आपके हेलीकॉप्टर्स हैं, इस तरह के इक्विपमेंट्स हैं, वो सारे ई वोल्ट्स में। ये भी एक ट्रेंड की बात इसमें की गई है। उसके बाद कुछ स्टैटिस्टिक्स है कि कौन सी कंट्रीज जो हैं वो एक्सपेंडिचर में ज्यादा हैं। अब इसमें जैसे यहाँ पे पूछा गया था आपको स्पेसिफिकली सिलेबस में यही क्वेश्चन है, तो वैसे तो मैं चाहे सिर्फ लिस्ट दे देती क्योंकि वहां पे आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, मतलब सिलेबस में दिया गया है कि व्हाट आर द मेजर कंट्रीज, मोस्ट विजिटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड एंड सिटीज ऑल्सो, ये सिलेबस में है आपको। तो हो सकता है कि अलग से आपको 10 मार्क्स में ही ये क्वेश्चन आ जाए, मतलब खैर ऑनलाइन अगर पेपर होंगे तब तो सारे 5 क्वेश्चन करने होते हैं जितने भी मार्क्स में है वो। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में दे दिया कि अगर सिर्फ क्योंकि 2 2 मार्क्स का तो कुछ आएगा नहीं, ऑब्वियसली आपको डिटेल में लिखना होगा। तो ये कंट्रीज ऑब्वियसली अब आप पढ़ पढ़ के आपको पता भी चल गया, जैसे उसमें फ्रांस, स्पेन और उसमें क्या क्या है, थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन सबकी इसमें यहाँ पे दी हुई है। थाईलैंड, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम एंड इसी तरह से मोस्ट विजिटेड सिटीज भी। अब कंट्रीज तो ठीक है बट देन सिटीज का भी है, तो सिटीज में यहाँ कुछ ज्यादा सिटीज है, जैसे बैंकॉक हो गया। वेयर इज बैंकॉक? पल्लवी, सॉरी रितिका, वेयर इज बैंकॉक? मैम थाईलैंड। वेयर इज पेरिस? फ्रांस। वेयर इज लंदन? यूनाइटेड किंगडम, वेयर इज मतलब दुबई? इंग्लैंड में। हाँ, वेयर इज दुबई? दुबई मैम एशिया में आता है, यूएई में। हाँ, यूएई में, मिडिल ईस्ट में बेटा, एशिया में नहीं, मिडिल ईस्ट में। हाँ, मिडिल ईस्ट इज आल्सो पार्ट यस। ऑफ कॉन्टिनेंट ओनली, यस, मिडिल ईस्ट में, ठीक है। ओके, सिंगापुर, सिंगापुर इज मतलब कौन से रीजन में आता है एशिया के? मैम मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मतलब शायद मुझे गलत पता हो। अमेरिका में कोई बात आता है नहीं, जो शायद। पता है आपको वो बताओ। अमेरिका में, मुझे मुझे लगता है कि अमेरिका में है, बट शायद नहीं होगा। बेटा सिंगापुर, बेटा देखो, मैं आपको, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं भी दोबारा से आपको बता रही हूँ। मैम मैम मिल गया मेरे को। ये है, एशिया में आता है। हाँ, एशिया में। तो एशिया में कहाँ है? एशिया को जैसे मैं कितनी एशिया बार में। आप बच्चों को बता चुकी हूँ ये चीज बेटा, इस चीज को ध्यान में रखना। एशिया को हम ऑलमोस्ट कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? देयर कैन मैम बी 5 में। मेनी डिफरेंट पार्ट्स, हाँ, बट बेसिकली 5 पार्ट्स में। हाँ, कौन कौन से हो गए आपके? साउथ एशिया जिसमें हम नॉर्थ हैं एशिया। अभी, इंडिया है जिसमें, साउथ एशिया, उसके बाद नॉर्थ एशिया। नॉर्थ एशिया, ईस्ट ईस्ट एशिया, एशिया। वेस्ट एशिया, सेंट्रल मिडिल, एशिया। सेंट्रल एशिया। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, अभी मेरे को खोलना ही पड़ेगा यहाँ पे मैप, आपको एक बात मैम मेरे समझा। पास एटलस है, आप बोलो। हाँ जी। मेरे पास एटलस है, आप बोलो, मैं देख लूंगी। नहीं, आप तो बोलो ना, मैं मैप के थ्रू समझाती हूँ ना, तो आप उधर यस मैम। एटलस में देखना, मैं यहाँ पे आपको मैप पे दिखाती हूँ, मैप ऑफ एशिया। अच्छा बेटे, जैसे आपने बड़े ध्यान से, मुझे बड़ी खुशी है इस चीज की कि आपने नई चीज को याद किया। अब जैसे आपको यूरोप और अमेरिका का अच्छे से आइडिया हो गया है। अरे आज तो हमने, ओहो, ओके फाइन, इसके बाद हम करते हैं। आज तो हमने आपका यूएसए और कनाडा करना था ना, यस मैम। आपने मुझे बोला ही नहीं। मुझे लगा कि आप इसके बाद करवाओगे, इसलिए मैंने नहीं बोला। चलो ठीक है, हाँ अच्छी बात है बेटा, इसके बाद करते हैं।
ठीक है, ओके। सो ये आप देख रहे हैं इंडिया का मैप, वो इंडिया का नहीं, सॉरी, वर्ल्ड का मैप, और बेसिकली एशिया। चलो यहीं से बता दें। अब रितिका ये ध्यान से देखना बेटा, जो ये आपका एशिया है ना पूरा, ये देखो पूरा एशिया है। अब यस एशिया मैम। को आप किस किस पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? ये हो गया सारा साउथ एशिया। साउथ एशिया में आ गया श्रीलंका, आ गया इंडिया, आ गया भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक है, ये सब आ गए आपके, इवन अफगानिस्तान भी। ओके, सो ये आ गया आपका साउथ एशिया। साउथ एशिया के बाद थोड़ा सा हम आगे चलें तो ये देखो साउथ ईस्ट, मतलब साउथ की तरफ को भी है और ईस्ट की तरफ को भी है, तो साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में आ जाते हैं आपकी कंट्रीज, जैसे जो मैंने आपको बताया था कि साउथ ईस्ट एशिया की 3 पॉपुलर टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रीज है, सिंगापुर, मलेशिया और ये थाईलैंड। थाईलैंड, मलेशिया एंड छोटा सा यहाँ पे ये सिंगापुर। ये रहा सिंगापुर, आपको बहुत छोटा सा है इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया, बट देन वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, और ये काफी प्रोग्रेसिव कंट्री है इन एवरी मैनर, और बहुत सारे नए इनोवेशंस भी सिंगापुर में हुए हैं। मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये सब आ गए, फिलीपींस, no, not exactly Philippines, yeah, Philippines also. So this is Southeast Asia. थोड़ा और हम आगे आए तो जिसे हम ईस्ट एशिया कहते हैं ना बेटा, ईस्ट एशिया की जगह इसको, हाँ, ईस्ट एशिया में बात करें तो हमारा आ गया चाइना एंड कोरिया। और फार ईस्ट एशिया में वैसे बेसिकली बात करें तो आपका जापान और कोरिया को माना जाता है। तो साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, फार ईस्ट, फार ईस्ट कहा जाता है क्योंकि चाइना इज स्प्रेडेड टू लार्ज इन द लार्जेस्ट पार्ट, तो फार ईस्ट में आपका ये भी आ जाता है, और कुछ पोर्शन ऑफ रशिया आल्सो है। फिर नॉर्थ की बात करें तो ऑब्वियसली नॉर्थ पे तो इतना जिक्र होता नहीं है, तो 3 ये रीजंस हो गए। उसके बाद आ जाता है आपका सेंट्रल एशिया। रितिका, सेंट्रल एशिया में बताओ मुझे कुछ कंट्रीज के नाम बताओ। सेंट्रल एशिया में कुछ कंट्रीज के नाम बताओ। मैम अफगानिस्तान आता है मैम। आवाज कट रही है आपकी, फिर से बोलो। अफगानिस्तान को छोड़ दो, दैट इज पार्ट ऑफ साउथ एशिया। मैम सेंट्रल एशिया में इराक, ईरान। इराक, ईरान सेंट्रल एशिया का पार्ट नहीं है बेटा। वो तो देखो, अब वैसे भी देखो, अगर इस मैप को भी देखो जो सामने मैंने खोला हुआ है, अगर हम उसके हिसाब से भी देखें तो मैम आप शो नहीं हो रहा, मतलब चला गया। क्या मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है? नो मैम। अच्छा, सॉरी सॉरी, लेट मी सी। अभी हो रहा है? यस मैम। हाँ, तो अगर हम वैसे भी देखें बेटा, ये वाला जो मैप है, तो इसमें देखो ये आ गया आपका साउथ, ये आ गया आपका साउथ ईस्ट, ये आ गया आपका फार ईस्ट, ये आ गया आपका सेंट्रल, और ये आ गया आपका वेस्ट, जिसे हम मिडल ईस्ट कहते हैं। तो यू आर राइट, समवेयर लाइक obviously Iran is very close to this, but then it is again in the Middle East part of Asia, not exactly in Central Asia. सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज हैं रितिका, वो ये सारी है जो मैं आपको पहले भी बताती हूँ, जो पहले यूएसएसआर का पार्ट होती थी और फिर बाद में एशिया में आ गई, तो उसमें कजाकिस्तान, जितने भी ये स्थान है ना, वो सारे सेंट्रल एशिया बना देते हैं। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे, ठीक है, these all are यस मैम। countries. You can include Iran in that also, no problem, but then not Iraq like that. Okay, और ये फिर आपका आ गया मिडिल ईस्ट। तो 1 2 3 4 5, 5 रीजन्स में आप
एशिया को डिवाइड कर सकते हो। दोबारा ध्यान से सुन लीजिए, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, फार ईस्ट एशिया, या जैसे हम ईस्ट एशिया भी कहते हैं, और उसके बाद सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट। ये मेन 5 रीजन है एशिया के। तो हम बात कर रहे थे सिंगापुर की, तो सिंगापुर जो है दैट इज इन किस में है? मैम साउथ ईस्ट एशिया। यस, साउथ ईस्ट एशिया। तो वही यहाँ पे एक तो सिंगापुर हो गई इम्पोर्टेंट सिटीज के हिसाब से, कुआलालंपुर, मलेशिया। इसमें ऑलमोस्ट हमने जितने ही टूरिस्ट प्लेसेस की बात की है ना बेटा, जो मैंने आपको करवाई भी है, वो सारी की सारी इसमें आ गई हैं। तो सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड का भी, बैंकॉक भी आ गया, कुआलालंपुर भी आ गया, और आपका सिंगापुर भी आ गया। देन न्यूयॉर्क इज आल्सो अगेन इम्पोर्टेंट। इस्तांबुल कहाँ है? मैम टर्की। टर्की। टोक्यो आ गया। हाँ, एंटीलिया एक, ये मैं आपको जरूर कहूंगी, आपने टर्की में 2 कंट्रीज की, 2 सिटीज मेनली की थी। एक थी आपकी इस्तांबुल, दूसरी क्या थी? अंकारा। हाँ, तीसरी ये भी नोट कर लो, एंटीलिया। ये भी बहुत पॉपुलर सिटी है एज फार एज टूरिस्ट, मतलब वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन, मोस्ट विजिटेड सिटी ऑफ टर्की, एंटीलिया। और उसके बाद सियोल, ओसाका, ये सब जापान के हैं। मक्का, मक्का, तो वो मक्का मदीना, तो आपको मक्का मदीना कहाँ पे है रितिका? मैम सऊदी अरेबिया। यहाँ पे मुझे मैप में बताओ कि कहाँ है सऊदी अरेबिया? यस मैम। आप बताओ। मैप में पहले तो मुझे बताओ, सऊदी अरेबिया इज इन विच पार्ट ऑफ एशिया? मिडिल ईस्ट एशिया में आता है। मिडिल ईस्ट एशिया, यस, मिडिल ईस्ट। ओके, बताओ कहाँ है सऊदी अरेबिया? हाँ जी रितिका। मैम मैप नहीं शो हो रहा आपका। मैप नहीं शो हो रहा, एक मिनट बेटा, मैप तो शो होना चाहिए, क्यों नहीं शो हो रहा भाई? अभी हो रहा है? यस मैम। हाँ बताओ। मैम ये रहा एकदम कोस्टल लाइन में, मतलब मिडल ईस्ट में हम्म। इंडियन ओशन है जहाँ पे, इसके ऊपर यमन और ओमान है, और उसके नॉर्थ में ही सऊदी अरेबिया। हाँ बिल्कुल, दिस इज सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया के ये बिल्कुल यहाँ सेंटर में है मक्का, मक्का मदीना। ठीक है, तो लोग मक्का यस मैम। जाते हैं, इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ओके, मक्का जैसे है। उसके बाद आपका फुकेत आ गया, लाइक फुकेत भी थाईलैंड की जैसी कैपिटल है बैंकॉक, तो फुकेत इज वेरी इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन फॉर इन थाईलैंड। और ये एक आइलैंड, ये अपने बीच टूरिज्म के लिए काफी जाना जाता है फुकेत। और जो अभी पीछे थोड़े साल पहले जब सुनामी आई थी, और जब अर्थक्वेक भी आया था इन द सी, तो ये आपका यहाँ पे ही सेंटर था। यहाँ पे भी काफी नुकसान हुआ था उस समय, 2000 की बात है, आई थिंक 2000-2001 की। ओके, देन पटाया, पटाया इज अगेन इन थाईलैंड। ये भी एक यहाँ की पॉपुलर डेस्टिनेशन है। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप जैसे आपने बड़े अच्छे से और जगहें क्या याद रखी हैं,
उनको भी याद रखना। वैसे आपको कोई इस पे अलग से आंसर नहीं आएगा, 14 कंट्रीज में आप सॉरी सिटीज में आप ये दे सकते हैं। क्योंकि पटाया दोनों ही आपकी थाईलैंड में। मिलान हो गया इटली में, ये हमने करा ही हुआ है ऑलरेडी। बार्सिलोना कहाँ है, बार्सिलोना कहाँ है रितिका? वेयर इज बार्सिलोना? मैम यूरोप में आता है। हाँ, यूरोप में कहाँ आता है, कहाँ किया था? अच्छा, फ्रांस। दो दो बिल्कुल सेम से लगने वाले सिटीज हैं, वन इज इन स्पेन एंड वन इज इन फ्रांस। एक है बार्सिलोना, एक है बॉर्डियक्स। तो बॉर्डियक्स जो है वो फ्रांस में है, और जो आपका ये बार्सिलोना है दैट इज इन स्पेन। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स के लिए भी ये पॉपुलर है, और टूरिस्ट अट्रैक्शन तो है ही स्पेन का। ठीक है, तो इस यस तरह मैम। की ये सारी कंट्रीज बताएं। इंडोनेशिया का भी है, बाली जो है वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड सिटी, सो दिस इज इन इंडोनेशिया। इसके अलावा हांगकांग रह गया। तो ये इस तरह से देखे, फिर देन आउटबाउंड में आपको जो बताना चाहती हूँ मैं बेसिकली बता रही हूँ। उसके बाद आउटबाउंड टूरिज्म पैकेजेस एंड डेस्टिनेशंस, इनमें भी स्टैटिस्टिक्स का ज्यादा जिक्र किया है, और कौन से पॉपुलर पैकेजेस हैं जो सेल होते हैं। अह, हाँ, ये यहाँ से फिर आपका आ गया कि अबाउट द टूर पैकेजेस जो उन्होंने दिया था। तो इसमें तुमने जैसे पढ़ा था, तो वो मैंने आपको नोट्स में भी लिख देने की कोशिश की है। थॉमस कुक का आ गया इसमें, कॉक्सन किंग्स का और एसओटीसी का। तो आप ये बिल्कुल टू द पॉइंट है, ये तो सारा आप लिखना ही लिखना, बिकॉज जो जैसे भी आपका आंसर आता है तो उस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो उसमें। ठीक है, ट्रैवल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपका भी इसमें आ गया, टीसीआई, उनकी आइटनरी इस तरह से दी हुई है। एंड उसके बाद ये सारे ट्रेड फेयर्स के बारे में बता दिया। इसमें कुछ एक्स्ट्रा ट्रेड फेयर भी मैंने दिए हैं, पर जो 3 मेन वहाँ पे पूछे गए हैं वो तो मैंने वहाँ पे डाल ली है। उसके अलावा एक्स्ट्रा इसलिए दे दिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन रहे कि ये भी ट्रेड फेयर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद हाँ, ये मैं बताना चाह रही थी, इसमें जो है बेटा यूनिट 3 और यूनिट 4 में आपकी सिर्फ आइटनरीज पूछी गई हैं। तो जैसे यूनिट 3 में मिडिल ईस्ट और एशिया पैसिफिक की आइटनरीज का जिक्र किया गया है, तो इसमें मैंने सिर्फ एक आइटनरी ना देते हुए 3-4 आइटनरीज डाली है। जरूरी नहीं कि आप वो तीन चार ही प्रिपेयर करो। आप उनमें से कोई भी अपने चॉइस के हिसाब से एक प्रिपेयर कर सकते हो, या 2 प्रिपेयर कर सकते हो, वो आप पे अपना है। तो मैंने इसलिए दे दी कि भाई आपके पास वैरायटी हो, कि जब हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं तो मिडिल ईस्ट में ना केवल इजिप्ट की आइटनरी है, बल्कि आपकी ईरान, अफगानिस्तान, सॉरी ईरान, इराक, वहाँ की भी आइटनरीज हैं। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ दी हैं, और एशिया पैसिफिक की भी इस तरह से दी है। तो यहाँ पे बहुत सारी आइटनरीज आपको मिलेंगी, बहुत सारी मतलब इन द सेंस 3-4 मैंने देने की कोशिश की है। तो उनमें से आप कोई 2 कर सकते हैं, पर ये जरूर है मिडिल ईस्ट की भी करना और एशिया पैसिफिक की भी करना, कोई भी पूछ जा सकते हैं। सेम वेज यूएसए एंड यूरोप की है, तो यूएसए की भी मैंने 2-3 आइटनरीज दी है यहाँ पे, और यूरोप की भी कम से कम 2 या 3 आइटनरीज दी हैं। तो आपकी अपनी मर्जी, आप कौन से प्रिपेयर करते हो, या इनके अलावा भी आप अगर अपने हिसाब से करना चाहते हो तो वो भी आप देख लो। ये मैं बेसिकली आपको बताना चाह रही थी। और जो जो हमने जैसे बातें की थी वो उसमें से मैक्सिमम चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, जब हमने ड्यूरिंग क्लासेस जब हमने इसको देखा था। ओके, हाँ, अब हम वापस से अपने आज के टेस्ट पे चलते हैं। और आज का है हमारा जो टॉपिक, वो था यूएसए एंड कनाडा। सबसे पहले मैं कनाडा का आपको आउटलाइन बताऊंगी, और उसके बाद यूएसए पे हम आएंगे। सो पहले हम कनाडा की बात कर लेते हैं। किन किन बच्चों ने ज्वाइन किया है जरा गुड मॉर्निंग कर ले हम। गुड मॉर्निंग मैम।
हाँ जी, कौन है? यशमन। अरे यशमन, आज कैसे हो गया भाई? आज आपने ज्वाइन कर लिया? मैम जो कि जॉब छोड़ दी मैंने, अब वेला। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है बेटा, ठीक है, वो भी ठीक है, क्योंकि अब पढ़ाई के दिन ज्यादा नजदीक आ गए हैं। तो अच्छी बात है अगर हम उस तरफ ध्यान दें। दैट्स गुड। ठीक है, ओके। यशमन, हम ना अभी रिवीजन टाइम है हमारा, और हम बेसिकली रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, रितिका और बच्चे जितने भी हैं, बेसिकली हमारे सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो हमारा जो एक यूरोप और अमेरिका वाला सब्जेक्ट था, जिसमें टूरिज्म प्रोडक्ट्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका है, तो उसको हमने किया था। हम यूरोप और साउथ अमेरिका कर चुके हैं। आज हमने जो रिवीजन था वो, मतलब रिवीजन क्या है, एक तरह का टेस्ट ही है ये, कनाडा और यूएसए पे है। तो उसका मैप वर्क मैं करवा रही हूँ अभी, तो वही प्रिपेयर करके आई है रितिका। अब मैं आप सबके सामने ये कनाडा आउट, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, और अगर आपको आपके साथ एटलस है तो उसको ओपन करके आप इन चीजों को भी समझ सकते हैं। आपके पास यशमन एटलस है? हाँ जी मैम है। बस तो फिर उसको ओपन कर लो। ओके मैम। कर लिया यशमन? यशमन का आवाज, आवाज ब्रेक हो रही है बेटा। चलो कोई बात नहीं, जब तक यशमन आती है रितिका के साथ शुरू करते हैं। ओके, अच्छा, और बच्चों ने भी ज्वाइन किया हुआ है। देयर इज यशमन, रितिका, एंड हु इज द थर्ड स्टूडेंट? बेटे जरा अनम्यूट करके अपना नाम बताइए आप। अनम्यूट योर माइक प्लीज। मैम अनुज, अनुज है। अच्छा अनुज, कैसे हैं आप? मैम ठीक हूँ। वेरी गुड। थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई शुरू हुई? अभी सिलेबस का तैयारी कर रहे हैं अब आप? यस मैम, कर दी थोड़ी थोड़ी। कर दिए, वेरी गुड। हैंडआउट्स मिल गए ना सारे? यस मैम, डाउट्स मिल गए। वेरी गुड। और आपकी रिपोर्ट का कैसे चल रहा है? रिसर्च रिपोर्ट रिपोर्ट भी कर रहे हैं मैम तैयार, उधर क्या जहाँ कर पे जाते पीपीटी तो कंप्यूटर। है ना, वर्ड डॉक में ही कर रहे हो ना? यस मैम, यस मैम, कंप्यूटर वाले हैं। ठीक है, पीपीटी नहीं बनाना। उस एक बच्चा सुल्तान, वो पीपीटी बनाने लग गया था। मैंने कहा बेटा पीपीटी तो बनाने को बोला ही नहीं, तो ऐसी गलती मत कर देना। मतलब सबके लिए कह रही हूँ मैं, तीनों के लिए। वर्ड डॉक में ही बनाना है। चलो ओके। ठीक है। ओके, सो आप भी अनुज उसको ध्यान से सुनना। इट्स अ रिवीजन फॉर यू आल्सो। ओके। तो बिल्कुल एक्सपर्ट हो गई है। आई एम वेरी हैप्पी। रितिका से कुछ भी पूछ लो यूरोप का, अभी बता देगी आप सबको, है ना रितिका? यस मैम। हाँ चलो ठीक है बेटा। अब हम ऐसे ही आज का करते हैं, कनाडा से स्टार्ट करते हैं। कनाडा में मैं बेसिकली पहले आपसे प्रोविंसेस एंड टेरिटरीज के बारे में पूछूंगी। सो मुझे सबसे पहले ये बताओ रितिका, वेयर विल यू लोकेट क्यूबेक? यस मैम। दिस इज अ ब्लैंक। यू वांट के पहले मैं आपके सामने जो है वो फील्ड मैप दिखाऊं, उसके बाद ब्लैंक पे आऊं, या सीधा ब्लैंक से करोगे? रितिका? यस मैम।
ये ब्लैंक मैप ही ठीक है या यस एक बार मैम। पहले रिवीजन के लिए मैं आपको सारी प्रोविंसेस और स्टेट्स का दिखाऊं कनाडा की? मैम मुझे तो पता है लेकिन आप फिर भी दिखा दो। अच्छा, मैं फिर भी दिखा दूं, चलो ठीक है। सो लेट्स सी, ये मेजर आपको देखो ज्यादा कुछ नहीं है, और एक बार हम सिलेबस पे भी देख लेते हैं आपको इसमें है क्या। सो वही करेंगे हम एक्स्ट्रा, तो फिर जितना हमने एक्स्ट्रा और करना होगा हम वो करेंगे, पर पहले हम ये देख लेते हैं। तो जब हम कनाडा की बात कर रहे हैं, हमें टूरिज्म प्रोडक्ट्स ऑफ ओंटारियो, ऑटवा, मॉन्ट्रियल, ब्रिटिश कोलंबिया, सो यही चार मेजर हैं। ओंटारियो, ऑटवा, मॉन्ट्रियल एंड ये लिख लो रितिका, ओंटारियो, ऑटवा, मॉन्ट्रियल, ब्रिटिश कोलंबिया, ये चार आपको लोकेट करना, समझना है, और इन्हीं चारों के हमें टूरिज्म प्रोडक्ट भी लिखने होंगे, मतलब टूरिज्म डिस्क्रिप्शन। ओके, तो करते हैं हम वापस से यहाँ पे। तो एक तो है हमारा ये ओंटारियो, ये दिख रहा है रितिका? यस मैम। ठीक है रितिका, आपकी तबीयत ठीक है ना? यस मैम। ठीक है, सो ओंटारियो हो गया ओवर है। उसके अलावा क्यूबेक इज अगेन अ वेरी मेजर प्रोविंस, स्टेट, टेरिटरी इन कनाडा, और हमें जो कैपिटल है कनाडा की, दैट इज ऑटवा, वो भी आपकी ओंटारियो में ही है, ओंटारियो प्रोविंस में। तो ये आपकी यहाँ पे आ गई, और इसी के साथ यहाँ पे है टोरंटो। तो टोरंटो इज, ये कुछ जगहें हैं बेटा, ध्यान से देख लो। ये आपको अपने मैप में भी लोकेट, अगर मैप वर्क आया तो मैप पे लोकेट करना आपको पता होना चाहिए, जो जो मैं आपको बता रही हूँ, जो सिलेबस में भी है वो। तो ये हमें अगर पता होंगे तो दैट विल बी गुड। वन इज ओंटारियो एज अ प्रोविंस, क्यूबेक एज अ प्रोविंस इन क्यूबेक सिटी, सो वो वहाँ पे दिया हुआ है क्यूबेक, और ऑटवा जो कि ओंटारियो में है, टोरंटो, और उसके अलावा ये यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैनीटोबा, मैनीटोबा प्रोविंस में, ये झील के बिल्कुल साथ इधर विनीपेग, सो विनीपेग भी आप लोकेट करना समझ लीजिए। और एक एल्बर्टा में एडमॉन्टन, एडमंटन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा तो आई डोंट थिंक कि हमें और कुछ है। और क्या लिखा हुआ था वहाँ पे सिलेबस में रितिका? और क्या बताया था मैंने? कोई रहता है इसके अलावा या यही है? मैम ये व्हाइट हॉर्स वाला नहीं है? सॉरी, व्हाइट हॉर्स वाला यूकॉन। व्हाइट हॉर्स हाँ, मैम ये नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट व्हाइट हॉर्स यूकॉन, नहीं ये, हाँ ऐसे तो सारे हैं बेटा, येलो, येलो नाइफ भी है आपका, सेंट जॉन्स भी है यहाँ पे, मतलब मैं सिलेबस में पूछ रही हूँ जो अभी हमने देखा था। लेट मी ओपन वंस अगेन। Ontario is there, Ottawa is there, Montreal, British Columbia, Montreal and British Columbia. So tell me, where is Montreal and where is British Columbia? ये दो रह गए ना, बाकी तो हमने लोकेट कर लिए हैं। यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, मैं आपको दूसरा मैप ओपन करके बताती हूँ। जो मॉन्ट्रियल है वो जैसे आपका ओंटारियो प्रोविंस में हमने देखा ना, ऑटवा भी है और टोरंटो भी है, दोनों है ना, ऐसे ही
ये क्यूबेक वाला जो एरिया है इधर, यहाँ पे बिल्कुल इसके साउथ में, जहाँ पे मेरा इस समय आपको कर्सर दिख रहा है, यहाँ पे आपका मॉन्ट्रियल है। और ब्रिटिश कोलंबिया जो है दैट इज इन हाँ। रितिका, आपने उस समय क्या पूछा था? रितिका, यस मैम। आपने उस समय क्या पूछा था बेटा? मैम मैं तो व्हाइट हॉर्स बोला था। हाँ, व्हाइट हॉर्स ठीक है, यूकॉन इज अगेन। ये आप नीचे का ये जो है ना, कुछ इनको हम थोड़ा सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चले ना, उसके बाद हम एक्स्ट्रा कर लेंगे। व्हाइट हॉर्स में आप कर सकते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया का यहाँ पे ये विक्टोरिया रह गया है, बिकॉज जब मैंने ब्रिटिश कोलंबिया देखा ना तो मेरी नजर यहाँ पे गई विक्टोरिया पे। सो एक तो विक्टोरिया आप लोकेट करिए। ब्रिटिश कोलंबिया सबसे एक्सट्रीम वेस्टर्न पार्ट में है। तो दिस इज ब्रिटिश कोलंबिया, दिस इज अगेन अ टेरिटरी और प्रोविंस ऑफ कनाडा। क्यूबेक एंड ओंटारियो, ये तो तीन मेजर जो आपके सिलेबस में है। उसके अलावा जो शहर है इनके, मॉन्ट्रियल मैंने आपको बताया क्यूबेक में है, टोरंटो और ओटावा ओंटारियो में है, और विक्टोरिया ब्रिटिश कोलंबिया में है। इसके अलावा विनिपेग, जो ये आपको सिलेबस में नहीं है बट करें तो ठीक है, विनिपेग इज अगेन इम्पोर्टेंट, ये मैनिटोबा में है। ठीक है, अब मैं आपके इस ब्लैंक मैप पे आ जाती हूँ। ब्लैंक मैप को मैं थोड़ी देर में रिवाइज कराऊंगी, बिकॉज एकदम से अभी फ्रेश है ना, तो आप बता पाएंगे। तो क्योंकि अभी ये अनुज और यशमन भी जुड़े हैं, तो हम एक बार कर लेते हैं टॉप 10 अट्रैक्शंस ऑफ कनाडा। हम अलग अलग नहीं करेंगे, एक साथ ही हम टॉप 10 टूरिस्ट अट्रैक्शंस ऑफ कनाडा, ये हमने एक बार पहले भी किया था, तो देन चलो रिवीजन। थैंक्स टू प्लैनेट फेयर, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसने हमें सारी जगहों का अच्छे से बताया है। So, it is the second largest country in the world. Canada has no shortage of beautiful landscapes and interesting sites of travel to explore. रितिका, जैसे हम हर बार करते हैं ना हर एक जगह का, तो इसका भी आप मुझे कनाडा के मेजर एयरपोर्ट्स बताइएगा। ठीक है, यस मैम। इन द ये भी देखिए, इन वेस्टर्न कनाडा द रॉकी माउंटेन्स एंड वैलीज, और यहाँ पे ज्यादातर जितने भी आपका जो अगर मैं आपको यहाँ से बताऊं तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन जो है और जो लोग जाते भी हैं, वो आपका ज्यादातर ये ईस्टर्न पार्ट में ज्यादा है। ठीक है, और बहुत कम आपका नॉर्थ में तो बहुत ही कम पॉपुलेशन है, और वेस्ट की तरफ को भी कम। माइग्रेशन भी जितनी होती है ये क्यूबेक और ओंटारियो में ही ज्यादा होती है, ये दो जगह पे। टोरंटो में बहुत इंडियन पॉपुलेशन है, मॉन्ट्रियल में है, क्यूबेक तो है ही। और क्यूबेक में फ्रेंच फ्रेंच और इंग्लिश यहाँ की दो ही लैंग्वेज है, जैसे ये आपको सर ने भी बताया था जब सर ने आपको ये पढ़ाया था। तो हम कहाँ पे थे? हाँ, we are 70. Central Canada has Niagara Falls. Niagara Falls एक यहाँ की मेजर अट्रैक्शन है। टोरंटो इज अगेन, ओटावा, मॉन्ट्रियल, क्वेबेक, ये सारा जो आपको ये है, ये मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। तो ये आप कुछ अट्रैक्शंस में लिख सकते हैं, नियाग्रा फॉल्स, टोरंटो, ओटावा, मॉन्ट्रियल एंड क्वेबेक सिटी। सो अब देख लेते हैं क्या क्या जगहें हैं। सबसे पहले नियाग्रा फॉल्स,
काफी लार्जर एरिया में ये स्प्रेडेड है, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू लगता है इनका। और जब हमने न्यूयॉर्क पढ़ा था तब भी हमने देखा था ये बिल्कुल न्यूयॉर्क और कनाडा की बॉर्डर पे है, तो उधर से भी दिखते हैं और कनाडा की तरफ से भी ये दिखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मैं आपको बताऊं, ये है ना टोरंटो, ये यहाँ से आपका इधर से अगर हम देखेंगे, अब नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे आपका न्यूयॉर्क लगता है यूएसए का, तो नियाग्रा फॉल्स इज ओवर हियर टोरंटो से यहाँ पे आगे। वन इज नियाग्रा फॉल्स, और ऐसा ही मैंने रितिका कौन से बताया था कि इंडिया में भी है नियाग्रा फॉल्स जैसे फॉल्स, कहाँ पे बताए थे, कुछ याद है बेटा? चित्रकूट में, अगर आप जाएंगे वहाँ पे चित्रकूट फॉल्स है मध्य प्रदेश में, आपको बिल्कुल वो मतलब इतना, चाहे शायद ऐसा कलर ना मिले, इतना वाइड उसमें ना मिले, पर एग्जैक्टली सेम जो है आपको वो वहाँ पे भी मिल सकते हैं। So that is Indian Niagara Falls. Okay, then second is Banff National Park in Rocky Mountains, जैसे हमने पूरा यूनाइटेड स्टेट्स में देखा था, सेम वेज कनाडा में भी जो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेचुरल एरियाज जो है वो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से मिलेंगे यहाँ पे भी। सो दिस इज इन एल्बर्टा। अब बताओ, अच्छा ये तो चल, अब बताओ मुझे कहाँ है एल्बर्टा, इस ब्लैंक मैप में बताओ, वेयर इज एल्बर्टा? कृतिका आप बताओ। कृतिका, यस मैम। मैम एल्बर्टा। एल्बर्टा। मैम मैम मैं बताऊं? हाँ हाँ आप बताओ रेशमा। मैम ये जो नीचे जहाँ ब्रिटिश कोलंबिया उसके बिल्कुल सेकंड लाइन में आता है एल्बर्टा। अब देखो, मैं समय बिल्कुल ऐसा समझो कि मुझे कुछ नहीं पता और तुमने मुझे गाइड करना है, मुझे तो ये भी नहीं पता ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ है, so you have to tell me, and for that you आपने can, for that Yashman you can take the help of directions कि मैम नॉर्थ ऑफ दिस, नॉर्थ में जाओ, ईस्ट में, वेस्ट में, इस तरह से tell me like that. So if you want to tell me British Columbia, आप बेटा ये ऐसे कह सकते हो कि मैम पहले तो इस मैप के आप एक्सट्रीम वेस्टर्न पार्ट में चले जाइए, और वेस्टर्न पार्ट में भी आपको जो नीचे का प्रोविंस दिख रहा है, सो ठीक है, वो देखिए, ये है ब्रिटिश कोलंबिया, ऐसे बोलिए आप, ठीक है। सो दिस इज ब्रिटिश कोलंबिया, यहाँ पे मेरा कर्सर है यशमन। यस मैम। हाँ, तो अब यहाँ से कहाँ जाऊँ मैं अल्बर्टा के लिए? बिल्कुल इसके राइट साइड में So you सेकंड have लेग to जो है। stay towards east of British Columbia, है ना? So towards of east यहाँ पे गई, is this Alberta? जी मैम। This is Alberta, ठीक है, ओके। यस मैम। सो एल्बर्टा का हमने देखा कि यहाँ पे नेशनल पार्क है, दिस इज क्वाइट फेमस, बैंफ नेशनल पार्क, और एफ ऑब्वियसली प्रोनाउंस करते हो थोड़ा साइलेंस है, तो बैन नेशनल पार्क भी अगर आप कहेंगे तो दैट इज परफेक्टली फाइन। So this is Peachtree Resort also, और ये बेटा नायग्रा फॉल्स भी इतना नहीं है, ये आपका कनाडा का, जैसे हमने क्या किया था ना, अनुज और यशमन को बता रही हूँ, जितनी भी हमने अभी तक कंट्रीज करी है हर एक का एक आइकन अट्रैक्शन हमने किया है। तो रितिका ये टोरंटो का आइकन अट्रैक्शन है, क्योंकि ये टोरंटो टावर है और इससे टोरंटो को पहचान मिलती है। जब भी आप ये देखें, ऐसे आपको बहुत जगह और भी मिलेंगे, बट ये जो इसका स्ट्रक्चर है, जो ऑब्जर्वेटरी है, ऑब्जर्वेटरी का मतलब हुआ कि जब भी आप किसी ऐसी बिल्डिंग के पास जाते हैं ना जो बहुत ऊंचाई पे है, मतलब बहुत हाइट में बहुत लंबी है,
तो उसकी हमेशा ऊपर की मंजिल पे, काफी ऊंचाई की मंजिल पे एक ग्लास व्यू बना होता है, मतलब चारों तरफ से ग्लास होता है। तो आप वहां खड़े होके, उस गैलरी में खड़े होके पूरा व्यू ले सकते हो, 360 डिग्री व्यू ले सकते हो। उसको कहते हैं ऑब्जर्वेटरी, मतलब ऑब्जर्वेटरी जो बिल्डिंग्स की ऑब्जर्वेटरी होती है। जैसे हम ये कहें कि जब हमारे इंडिया में कुतुब मीनार है, और कुतुब मीनार की सबसे ऊंची वाली मीनार पे चढ़कर पूरे दिल्ली का व्यू लिया जा सकता है ना। वो बंद भी हो गया था बीच में, फिर ओपन भी हो जाता है। पर पूरा ऊपर तक अभी नहीं जाने देते, पहले तो टॉप तक जाने देते थे। तो उस जगह को आजकल की उसमें ऑब्जर्वेटरी कहते हैं। तो यहाँ पे भी जो टार में है, ये आप ऑब्जर्वेटरी भी दे सकते हैं। यहाँ पे ऑफिशियल बिल्डिंग है ये, और ऑफिसेज भी मिलेंगे, होटल्स भी मिलेंगे, रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे। तो बेसिकली आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि आप इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि हम टोरंटो की बात कर रहे हैं। दिस इज टोरंटो टावर। तो ये है, तो मैं आपसे ग्लास फ्लोर की बात कर रही थी, ब्यूटीफुल व्यू, ऑब्जर्वेटरी जिसे हम कह सकते हैं। देन नेक्स्ट इज ओल्ड क्यूबेक। जैसे मैंने आपको अभी अभी हमने मैप में किया ही कि क्यूबेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन। अभी यहाँ पे बता दो, यशमन बताए, चाहे अनुज बताए, चाहे रितिका बताए, वेयर इज क्यूबेक। अभी यशमन ने जैसे अल्बर्टा बता दिया था, सो ब्रिटिश कोलंबिया भी बताया है यशमन ने। अब मुझे ये बता दो क्यूबेक को मैं कहाँ लोकेट करूँ। अगर मेरे पास ऐसा ब्लैंक मैप आ गया कनाडा का, उसमें उन्होंने बोला कि लोकेट क्यूबेक, मैं कहाँ लोकेट करूँ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं ये नहीं कह रही कि मैप वर्क आएगा ही आएगा, बट हम क्योंकि डेस्टिनेशन पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में वहां पे दिया हुआ है मैप वर्क, तो वी शुड नॉट टेक चांस कि भाई कोई ये कहे कि बच्चों को हमने क्या कहते हैं डेस्टिनेशंस पढ़ाई और उनको मैप पे ही लोकेट करना नहीं आता। ठीक है ना। तो इस चीज का इसलिए मैं आपको साथ साथ मैप भी करा रही हूँ कि जरूरी नहीं है आए, पर अगर आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि हम कहाँ लोकेट करें। नहीं तो इसका आपको नोट लिखने को ही आएगा, और मेजर टूरिस्ट प्रोडक्ट्स ही पूछेंगे। टूरिज्म प्रोडक्ट मतलब वही वहाँ की अट्रैक्शंस। तो वो आप मेनली वो आपको नोट्स में तो मिल ही जाएगा। और जब हमने जितनी कंट्रीज अभी करी हैं उसमें साथ साथ में किया है, जैसे भी हम कनाडा का भी कर रहे हैं। तो अगेन कमिंग बैक टू क्यूबेक, कहाँ है भाई उस मैप में। मैम ये मैम ये नो मैम, साउथ में। साउथ में, ये रहा साउथ। मैम ये है, मैम ये इसके लेफ्ट में, मैम इसके क्या है ये, इसके ईस्ट में। हाँ, तो आपने ये गलत बोला, साउथ में आपको बोलना चाहिए था मैम, साउथ ईस्ट की तरफ आ जाइए। साउथ ईस्ट में। ये आपका ठीक है बेटा, क्यूबेक। और क्यूबेक की दो मेजर अट्रैक्शंस क्या हैं, कौन सी दो मेजर सिटीज हैं। मैम मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल लोकेट करो, मॉन्ट्रियल को कहाँ लोकेट करोगे, यहाँ पे लिख दो मैं मॉन्ट्रियल, यहाँ है नो मॉन्ट्रियल। मैम, नो मैम। हाँ, ये ध्यान रखना है पहले आपने मैप में भी। जब मैं आपको वो साउथ अमेरिका का भी करा रही थी तो मैंने बताया था जो कोस्टल लाइन पे है ना सिटीज, उनको कोस्टल लाइन पे ही बताना है, उनको आप ऐसे मिडल ऑफ नहीं बता सकते। तो मॉन्ट्रियल इज समवेयर हियर, ठीक है। यस मैम। और क्यूबेक सिटी, क्यूबेक में क्यूबेक सिटी इज वेरी पॉपुलर। तो ये यहाँ पे जो हम बता रहे हैं, दिस इज ओल्ड क्यूबेक, ये ओल्ड क्यूबेक सिटी हो गया यहाँ का। and see how picturesque it is and how colorful and beautiful it is. So ये यहाँ का आ गया। and this is also obviously इतना ब्यूटिफाइड है ये, तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये ध्यान रखना आप। तो हिस्टोरिकल जेम बिकॉज ओल्ड सिटी है यहाँ की ये। ओके, देन इज विस्टलर। ओके, विस्लर इज अगेन अ माउंटेन रेंज। सो हाँ, इससे देखो हमें एक और जो पता चला कि सिलेबस में नहीं है ये, बट यू शुड नो वेयर टू लोकेट वैंकूवर आल्सो। कैन यू टेल मी वेयर इज वैंकूवर इन कनाडा। मैम ब्रिटिश कोलंबिया। यस। सो कमिंग बैक टू कहाँ थे हम, यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा ये नहीं, सॉरी, तो ब्रिटिश कोलंबिया यहाँ पे है। अब यहाँ पे वैंकूवर कहाँ लोकेट करोगे, ओ सॉरी मैम सॉरी, हाँ जी कहाँ करोगे।
मैम ये कोस्टल लाइन में, ये कोस्टल लाइन कौन सी बेटा? यहाँ पे? ये मैम इसके थोड़ा सा नीचे साउथ में। हाँ ठीक है, यहाँ पे? मैम थोड़ा सा और नीचे साउथ में एकदम। अच्छा यहाँ पे, यस मैम। ठीक है, यू आर राइट, दिस इज वैंकूवर। और एक और मैंने यहाँ का ब्रिटिश कोलंबिया का बताया था कि भाई आप ये भी ध्यान रखना। बेटा मुझे 1 मिनट दो, मैं अभी आती हूँ। हाँ जी, सो दूसरे क्या जगह बताई थी मैंने? विक्टोरिया। विक्टोरिया, ठीक है। तो हमारा हो गया यहाँ पे वैंकूवर और विक्टोरिया, अल्बर्टा और मॉन्ट्रियल और क्यूबेक हो गया क्यूबेक में, और टोरंटो और ओटावा हो गया ओंटारियो में। ओके, सो जैसे हमने इसमें देखा कि इसका जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा यूरोप का, वो ज्यादातर क्या है, रॉकी है और कम पॉपुलेशन वाला है। तो उसमें से एक लोकेशन है यहाँ पे वेस्टलर, दिस इज अ स्की रिजॉर्ट। और 2010 का विंटर ओलंपिक्स भी यहाँ पे हुए थे, तो ये भी आप अपने आंसर्स में नोट कर लीजिएगा। विस्लर वैसे तो वैंकूवर है नहीं आपको सिलेबस में, तो इसको हम अगर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बेटा जस्ट गिव मी 1 मिनट। बच्चों आज ना मुझे अभी क्लास यहीं पे खत्म करनी पड़ेगी, इसको हम कल कंटिन्यू करते हैं। तो कल यशमन और अनुज भी इसको अच्छे से और करके ले आए, और फिर हम इस पे और बात करेंगे कल, ठीक है? यस मैम। ओके मैम। ठीक है बेटा, ओके बच्चे।